नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। 5 चुनावी राज्यों में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। असम में आज धुआंधार प्रचार देखने को मिला, जहां बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 चुनावी रैलियों की, तो कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने कमान संभाली। असम में कैसा रहा चुनावी प्रचार और क्या है वहां के जमीनी मुद्दे, करेंगे विस्तार से चर्चा। होगी बात अन्य चुनावी राज्यों में जोर पकड़ रहे प्रचार अभियान की। बताएंगे आज से लागू हुए नए इनकम टैक्स कानून में क्या है खास। दिखाएंगे खबर संसद के विधायी कामकाज की। होगी ईरान जंग के सभी अपडेट्स भी। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। असम के गोगामुख और बेहाली से प्रधानमंत्री मोदी ने भरी हुंकार। घुसपैठ और तुष्टीकरण को लेकर साधा कांग्रेस पर निशाना। बीजेपी एनडीए की हैट्रिक का किया दावा। राज्यों में दिग्गजों के प्रचार ने बढ़ाया सियासी पारा। असम में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के लिए संभाली प्रचार की कमान। केरलम और पुडुचेरी में रोड शो और जनसंपर्क से प्रचार को धार। पश्चिम बंगाल में सीटों को लेकर कांग्रेस में आपसी रार। वैश्विक ईंधन संकट के बीच घरेलू एयरलाइंस को बड़ी राहत। सरकार ने एटीएफ कीमतों में बढ़ोतरी पर 25% का लगाया कैप। विमानन क्षेत्र की स्थिरता बनाए रखने की दिशा में अहम कदम। जनविश्वास संशोधन विधेयक और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक पर राज्यसभा से लगी मोहर। देश में जनगणना 2027 के पहले चरण की आज से शुरुआत। प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वगणना पहल में लिया हिस्सा। लोगों से जनगणना प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अपील। और न्यूज नाइट में सबसे पहले देखते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। और पहले बात असम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के गोगामुख और बेहाली में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस असम में सत्ता में आई तो वह घुसपैठियों की रक्षा के लिए कानून लेकर आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक में बदलना और घुसपैठियों को एक स्थायी वोट बैंक बनाना है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आज सबसे पहले सुबह मैं टी गार्डन में गया। टी गार्डन में जाकर के टी गार्डन में काम करने वाली बहनों के आशीर्वाद लिए, उनको प्रणाम किया, उनकी शुभकामनाएं लेकर के मैं निकला हूं। और मैंने उनसे जिंदगी जिस चाय से मेरी जुड़ी हुई है, उस चाय की पत्ती को कैसे तोड़ते हैं उसको भी सीखा। असम में भाजपा की जीत की हैट्रिक और कांग्रेस के युवराज के हार की सेंचुरी जैसे शब्द बाण इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की चुनावी राजनीति को गरमा दिया। आपका ये प्यार मैं देख रहा हूं, जरा दिल्ली वालों को समझ नहीं आएगा। ये बारिश के बावजूद भी इतनी संख्या में लोगों का खड़े रहना, लगातार बारिश के बावजूद भी इतने लोगों का आना, ये हैट्रिक की गारंटी है, हैट्रिक की। उन्होंने राज्य में गोगामुख और बेहाली की चुनावी जनसभाओं में कांग्रेस को जमकर घेरा। साथ ही डबल इंजन के 10 साल के शासन की उपलब्धियों को भी जनता के बीच रखा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस घुसपैठियों की रक्षा के लिए असम में नया कानून लाएगी और उनके नेता इसका खुलकर समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस असम में विदेशियों को बसाना चाहती है।
असम की मूल संतानों को अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। असम के अनेक जिलों में ये संकट हम सभी देख रहे हैं। बीजेपी एनडीए सरकार किसानों, आदिवासियों और हमारे जंगल की जमीन को घुसपैठियों के कब्जे में नहीं रहने देगा। अवैध कब्जे के खिलाफ बीजेपी एनडीए सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी। असमिया शान और पहचान बनी रहेगी। ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर भाजपा फिर सत्ता में आई तो वह असम की पहचान की रक्षा के लिए समान नागरिक संहिता लागू करेगी और छठी अनुसूची के तहत जनजातीय समुदायों की सुरक्षा करेगी। असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना और हमारे आदिवासी समाज 6 शेड्यूल एरिया की संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखना, ये असम की पहचान बचाने के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। और आप जानते हैं, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर असम के सामर्थ्य के साथ काम न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में गैस के संकट के बीच असम देश को ताकत दे रहा है। कांग्रेस ने असम के सामर्थ्य के साथ न्याय नहीं किया। आज हमारी सरकार असम के सामर्थ्य को असम के विकास में लगा रही है। जैसे पेट्रोलियम सेक्टर है, बीते 1 दशक में असम में पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योगों को हमने बहुत बदल दिया है। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व है कि आज असम कच्चे तेल के उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। पेट्रोल, डीजल और गैस का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ रहा है। आज जब दुनिया भर में तेल और गैस का संकट है, तब असम भारत को बहुत बड़ी ताकत दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भाजपा एनडीए को पूरे देश में समर्थन भी मिल रहा है, क्योंकि भाजपा विकास भी करती है और विरासत का सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि भी सुनिश्चित करती है। वहीं कांग्रेस को देश की विरासत से, देश के गौरवमयी इतिहास से नफरत है। गोगामुख और विश्वनाथ की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा, तो वहीं कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्य में अशांति को बढ़ावा दिया है, घुसपैठ को संरक्षण दिया है। राज्य में जीत की हैट्रिक तो लगेगी ही, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पराजय की सेंचुरी भी असम तय करेगा। उन्होंने एक बार फिर जनता से एक और बार बीजेपी सरकार का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य में सुख, समृद्धि, शांति की स्थापना करना बीजेपी और एनडीए का दायित्व है और असम की अस्मिता, पहचान और संस्कृति को संरक्षण देने के लिए एनडीए प्रतिबद्ध है। अपने सहयोगी उर्मिलेश भट्ट के साथ और कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज। असम में 9 अप्रैल को एक ही चरण में वोटिंग होगी, जिसको लेकर इन दिनों प्रचार अपने चरम पर है। कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन अपने अपने सहयोगियों के साथ जोरदार प्रचार अभियान में जुटे हैं, तो विपक्षियों पर भी जमकर हमलावर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से आज प्रियंका गांधी ने असम में कमान संभाली, तो बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों ने रैलियां की। असम की पहचान से लेकर विकास के मुद्दे पर जोरदार बहस जारी है, तो घुसपैठियों का मुद्दा असम में सबसे ज्यादा चुनावी तौर पर गरमाया हुआ है। बढ़ते सियासी पारे के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर असम में जहां बीजेपी के प्रचार की कमान खुद प्रधानमंत्री ने संभाली, तो वहीं कांग्रेस की ओर से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी सक्रिय प्रचार अभियान चला रही हैं। इसी क्रम में उन्होंने नाजिरा में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने जनता से समर्थन की अपील की। आज भी हम चाहते हैं कि असम में एक ऐसी सरकार बने जो आपको डराए नहीं, आपको धमकाए नहीं, आपसे स्वार्थ नहीं साधे,
आपकी सेवा करे, आपके लिए ईमानदारी से काम करे, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता को आगे बढ़ाए और मजबूत बनाए। असम में अपने प्रचार के दम पर जनाधार का विश्वास भरती कांग्रेस पार्टी पर असम सरकार में मंत्री और जगीरोड क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष हजारिका ने निशाना साधते हुए कहा कि घुसपैठ को संरक्षण देती कांग्रेस लोगों में अपना विश्वास खो चुकी है। वहीं IUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस का खेल खत्म हो गया है। IUDF प्रमुख ने मानस निर्वाचन क्षेत्र में एक विशाल रैली को भी संबोधित किया और जीत के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। देश में एक ही कानून होना चाहिए, UCC का जरूरत है। हम लोग का सरकार आएगा तो 3 महीने में UCC लागू किया जाएगा। जो हिमंत बिश्व शर्मा जी अब मुख्यमंत्री है, दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा, जो जो मैनिफेस्टो में बोला गया है एक एक करके हम लोग निभाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो घुसपैठिया है, जो इलीगल इमिग्रेंट है, उन लोगों को तो हटा नहीं है। लोगों का मैंडेट है, सब लोगों को पूछिए, उस हिसाब से हम लोग काम करेगा, जरूर करेगा। कांग्रेस फिनिश, फिनिश, गौरव बीजेपी में जाएगा। अरे सपना देख रहे हो, मुख्यमंत्री होने का सपना देख रहे हो। आपने देखना ही था, सपना देखने तो जादू काम नहीं करेगा, नहीं चलेगा, कुछ नहीं, सब बिक गया, सब अंदर ही अंदर बिक गया। असम में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए एक दूसरे किले में सेंध लगाने की लड़ाई को लेकर जहां धुआंधार प्रचार जारी है, वहीं सभी दलों के लिए प्रचार के मैदान में उतरे दिग्गजों ने सूबे के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो असम के चुनावी मुद्दों पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं लिस्टें बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे असम में धुआंधार चुनावी प्रचार का, क्योंकि 9 तारीख को एक ही फेज में वहां पे वोटिंग होनी है। इस बड़ी खबर पे हम करेंगे आज चर्चा। इससे जुड़ा आज का हमारा विशेष, घुसपैठ पर घमासान, असम में बढ़ा सियासी तूफान। तो अपने आप में घुसपैठ का मसला लगातार सियासी तौर पे भी गरमाया हुआ है। इस खबर पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। रत्ना सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा संदीप त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। और दीपक दीवान जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और नॉर्थ ईस्ट के जानकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री आज पहुंचे और उधर प्रियंका गांधी भी धुआंधार प्रचार कर रही हैं असम में, लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस के द्वारा घुसपैठ कराना, उनको संरक्षण देना, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने तीखा हमला बोला है और इस समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मोदी जी 12 साल से प्रधानमंत्री है, लेकिन जिम्मेदार आज भी कांग्रेस है। वो इससे नहीं निकल पाएंगे। और मुझे नहीं लगता है कि उनकी राजनीति ही यही रही है। वो आरोप की राजनीति करके यहाँ तक पहुंचे हैं और आज भी उसी राजनीति पर वो बात करना चाहते हैं। नहीं तो आप देखिए कि जब असम में 2021 में चुनाव थे, तो जो असम में उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें से कितने आपने वादे पूरे किए। आप घुसपैठ की बात करते हैं, 19 लाख लोगों को NRC में आपने कहा कि ये बाहर के नागरिक हैं,
इनको हम निकालेंगे। उसमें से एक नाम आप नहीं बता पाते जिसको आपने बाहर किया हो, फिर आप बड़ी बड़ी बातें फिर आके चुनाव में करिएगा। ये मूर्ख बनाने का काम लोगों को बंद करना चाहिए। आपने कहा था कि हम बाढ़ से लड़ेंगे, आज मोदी जी अपने भाषण में कह रहे हैं भाइयों हम 1800 करोड़ रुपए ला रहे हैं। अरे भैया 5 साल क्या लाए ये बताइए ना। ला रहे हैं, करेंगे। अरे 5 साल में जो किया है उस पर बात करिएगा। आपने मेडिकल कॉलेज की बात किया, वो भाषण मोदी जी के भाषण की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम जो है 14 मेडिकल कॉलेज नए, पहले उन्होंने कहा 16, फिर उसको सुधारा, फिर कहा 14, लेकिन एक भी मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नहीं है। बिल्डिंग से मेडिकल कॉलेज बन जाता है क्या? यही आप पूरे देश में उत्तर प्रदेश का मॉडल से लेके हर जगह आप देखिए मेडिकल कॉलेज। आप नाम रख दीजिए, जो जिला हॉस्पिटल हमने बना रखी थी उसी को आपने कह दिया ये मेडिकल कॉलेज है और बोर्ड लगा दिया, इससे मेडिकल कॉलेज बन जाता है। कितने मेडिकल कॉलेज में जो है पूरा स्टाफ है, कितने मेडिकल कॉलेज में जो है जो फैसिलिटी होनी चाहिए। रत्ना सिंह जी, सवाल ये है, कांग्रेस ये कह रही है कि साहब घुसपैठ का मसला अगर गंभीर है तो आप बताइए कितने घुसपैठी हैं, उसका एक खाका और ब्यौरा दीजिए। दूसरी चीज ये कि आपकी इतने समय से सरकार है, इतने वर्षों से, आप 10 साल हो गए हैं, अब आप हैट्रिक की बात कर रहे हैं। ऐसे में आपका अपने रिपोर्ट कार्ड को वो कह रहे हैं ये आधा अधूरा है, बिल्डिंग खड़ा करने से अस्पताल नहीं होता है, व्यवस्थाएं बेहतर नहीं है। रत्ना जी, सभी को नमस्कार कहना चाहूंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जिनके अपने ही घर शीशे के हैं और जिनके अपने ही मालिक ठीक नहीं है वो दूसरों को क्या सही बोलेंगे, तो ये कांग्रेस की हाल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आधा अधूरा कह रहे हैं कि 10 साल जो कांग्रेस की सरकार असम में जिन्होंने काम किया और जिन्होंने प्रोमिसेस किए थे और वचन दिए थे, जो मैनिफेस्टो में जो हुआ था, उस मैनिफेस्टो में एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि 1 लाख नौकरियों की बात थी और 1.66 लाख नौकरियां दी गई और अब 2 लाख की प्रोमिसेस की गई हैं, जो कि मैं कहूंगी कि 1 लाख का प्रॉमिस था लेकिन दिया गया 1.66। तो यही दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी फेकबाजी नहीं करती है, ना तो उनका चाल चेहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का झूठ करने का है। लेकिन कांग्रेस बेचारे क्या कहेंगे, इनके नेता ही आधा अधूरे हैं, दिमाग से भी आधा अधूरा पैदल और उनके चाल चलन भी पैदल। वो मैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहूंगी। सबसे बड़ी बात है कि 10 साल असम में सरकार भारतीय जनता पार्टी की सर्बानंद सोनोवाल के कुछ समय और डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री के मेंटरशिप में इतनी अच्छी से डबल इंजन की सरकार ने काम किया है कि आज आप देखेंगे कि शांति की प्रक्रिया इतनी अच्छी हुई है कि ना अलगाववाद है ना आतंकवाद है। सभी लोगों ने अपने वेपन्स को डाउन कर रखा है और सभी लोगों ने आपसपा भी वहां तक की क्लियरेंस में है और कटेल हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि आज महिला सशक्तिकरण की बात, जो कि मैं कहना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो आज हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने चाइल्ड मैरिज को रोककर, यहां तक कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था उसको रोककर बड़े बड़े मसूदे मैं कहूंगी मजबूती से लागू कर। रत्ना जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप अरुणोदय के साथ साथ जी रत्ना जी, आप ही से पूछ रहा हूँ। रत्ना जी, आज अंत्योदय की जो हमारी वो आइडियोलॉजी है उसको आगे ले जाते हैं नरेंद्र मोदी। आपको आवाज आ रही है मेरी? रत्ना जी, सवाल ये मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, सवाल ये वो ये कह रहे हैं कि साहब आप लोग वोट के खातिर ये लगातार बहाना बनाते हैं कि साहब घुसपैठ हो रही है, उसका मुद्दा उठाते हैं, लेकिन उसकी जमीनी सच्चाई वो नहीं है। और इस बार भी लगातार घुसपैठ को लेकर, घुसपैठियों को लेकर आप कांग्रेस को घेर रहे हैं और बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब आंकड़े गिनाइए। जी, मैं कहना चाहूंगी कि आज जो घुसपैठियों की बात है उस पे आंकड़ा जमीन पे है, पूरी तरह से है आंकड़ा। और हमारे पास तो यहाँ तक ये भी आंकड़ा है कि कांग्रेस के समय में कितना बांग्लादेशी से आए, यहाँ असम में आए और पूरे भारत में वो संदीप जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। और वोट बैंक की राजनीति बनी। आंकड़े सभी हैं 1.20 लाख बीघास ऑफ लैंड आज हम लोगों ने एनक्रोचमेंट से मुक्त किया है, दखल वाले लोगों से जो मियां बांग्लादेशी है उनसे मुक्त किया है। आज असम में आके देखिए कि असम की संस्कृति, असम के मठ, असम के जो मंदिर है उनको बांग्लादेशी मियाओं ने उन्होंने उसको पूरी तरह से दखल कर दिया। लेकिन कांग्रेस को तो मतलब ही नहीं है हिंदू धर्म। ठीक है दीपक दीवान जी, ठीक है रत्ना जी, आपका पॉइंट आ गया। दीपक दीवान जी, सवाल ये है कि घुसपैठ का मसला और मुद्दा आज भी असम की सियासत में लगातार गरमाया हुआ है। मौजूदा विधानसभा चुनाव में ये मसला कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री असम में दोनों रैलियों में इस पर सीधे तौर पे हमला बोलते हैं, कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं। दीपक, देखिए, मैं रत्ना जी और संदीप जी दोनों को बताना चाहूंगा कि मैं असम 1981 से कवर कर रहा हूं। पहला मेरा स्टेट था असम का, जब वहाँ यूथ मूवमेंट शुरू हुई थी, तब से मैं असम को और फिर धीरे धीरे पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर करना शुरू किया। आपको मैं असम अकॉर्ड जो 1985 में साइन हुआ था, उसके तहत एक वो IMDT ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था।
मतलब ये था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन ट्रिब्यूनल, जिसका काम ये था कि जो इलीगल माइग्रेंट्स है उनको डिटेक्ट करके डिपोर्ट करके उनका नाम भी डिलीट कर दिया जाए वोटर्स लिस्ट में। मगर आपको शायद हैरानी होगी, क्योंकि ये जो एग्जाम अकॉर्ड बना था ये स्टूडेंट एजुटेशन के बाद बना था, उसके बाद उनकी एजीपी पार्टी बनी थी और इसी फॉरेनर्स इशू के मद्देनजर यही उनका प्लान था। उसकी वजह से कांग्रेस इलेक्शन हार गई थी, वहाँ एजीपी आई थी। वो तो उनका दुर्भाग्य है कि ये स्टूडेंट लोग थे, इनको सरकार वगैरह चलाना नहीं आता था। और इसी तहत जब ये आईएमडीटी का गठन हुआ था, इनको लूपहोल्स, लीगल लूपहोल्स उसके नहीं मालूम थे। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, 2005 में मतलब 20 साल बाद जब ये अकॉर्ड साइन होने के बाद अभी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल, ये स्टूडेंट लीडर थे आंसू में। इन्होंने ये चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 2005 में, जिसमें इन्होंने कहा था कि ये आईएमडीटी ट्रिब्यूनल और एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कहाँ से लोगों की बात सुनी गई? कुछ भी नहीं हुआ। और जहां तक इसकी बात है इलीगल माइग्रेंट्स की, आज की तारीख में ये कहना बहुत मुश्किल है कौन बाहर का है और कौन असम का रहने वाला है, क्योंकि सबको ये एलिगेशन, मैं नहीं बोल रहा, ये स्टूडेंट लीडर्स ने बताया था कि इन सबको कांग्रेस पार्टी ने पट्टे दिए हैं, जमीन के कागज दिए हैं। आज की तारीख में आप उनको प्रूव ही नहीं कर पा रहे। इसीलिए 50 साल बाद कि उनकी कितनी और जनरेशन आ गई, अब आधार कार्ड है, सब कुछ है, लैंड रिकॉर्ड है, आप कहां से प्रूव करोगे कौन विदेशी और कौन असम का रहने वाला है? जी, ये हालत है। और हर बारी इलेक्शन जब होगा, होता रहा है, ये मुद्दा हमेशा उठता है। और क्योंकि जो असम मूल निवासी हैं वो इससे बहुत नाराज हैं। ठीक है संदीप जी, सवाल यह है कि असम और असमिया की पहचान को लेकर भी लगातार मामला गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री और बीजेपी आप पे आरोप लगाती है कि आप स्थायी वोटर बनाने के प्रयास करने में लगे हुए हैं उन तमाम घुसपैठियों को जो आपके एक वोट बैंक के तरीके से होते हैं। सवाल यह भी है कि बीजेपी लगातार कह रही कि साहब वो जीत की हैट्रिक लगाएंगे और आपके जो असम में वापसी सत्ता की जो कोशिशें हैं वो नाकाम साबित होने वाली हैं और वो रिपोर्ट कार्ड के आधार पे 10 साल के काम के आधार पे हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं। संदीप जी, देखिए मैंने मोदी जी के भाषण का अक्षरशः कई चीजों को कोट करके बताया कि उन्होंने क्या बोला और क्या कहा था, क्या हुआ, उस पर वो बात नहीं कर रहे। अभी बात आई, सर ने कहा, अच्छी बात है, आपने राजीव गांधी जी के समय तक का जिक्र किया, लेकिन सर ये बताइए कि एनआरसी तो हुआ ना, 2015 में स्टार्ट हुआ, 31 अगस्त 2019 को लिस्ट आ गई, 19 में से 19 लाख लोग तो बाहर आ गए ना सर। उसमें से हम तो ये पूछ रहे कि कितने लोगों को आपने निकाला। सब बात ये है ना कि आपने कहा कि हम कर भी डाले, वो ये भी मुद्दा उस समय भी, और आज फिर वही गाना आप गाइएगा, ये असम की जनता नहीं सुनने वाली है। इसलिए कि आप मूर्ख बना रहे हो, आप इसको जिंदा रखना चाहते हो, आप इस पे काम नहीं करना चाहते हो। और एक आंकड़ा दे देता हूं, हमने पिछले यूपीए की गवर्नमेंट में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी और विदेशी नागरिकों को जो अवैध रूप से इस देश से हमने निकाला था। रत्ना जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, रत्ना जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक मैं आपके पास आ रहा हूँ। संदीप, रत्ना जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, प्लीज अपनी बात पूरी करने दीजिए। हाँ संदीप जी अपनी बात पूरी करें। हाँ 12 साल में वो आंकड़ा 5000 पहुंचता है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी हम पे सवाल खड़ा करेगी, ये मूर्ख बनाने का काम है। लेकिन संदीप जी सवाल ये भी खड़ा हुआ कि आपकी यूपीए की सरकार 2014 से पहले जो कम्युनल बिल लेकर आने वाली थी उसकी भी कोशिश यही थी कि वहां पे अल्पसंख्यकों को एक तरीके से संरक्षण मिल सके, ये भी आरोप लगा है। जी हाँ मोदी जी, हाँ बहुत अच्छी बात मोदी जी ने इसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने बहुत ताकत लगाया कि इस बात को रोक दिया, नहीं बहुसंख्यकों को दिक्कत हो जाती। साहब उस सांप्रदायिक बिल को आप पढ़िएगा तो उसमें अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या थी? उसमें अल्पसंख्यक की परिभाषा ये थी कि संदीप त्रिपाठी अगर जो है किसी क्षत्रिय गांव में रहते हैं और वहां पर 100 क्षत्रिय है, संदीप त्रिपाठी अकेले हैं, तो अल्पसंख्यक होंगे। इस बात को आप क्यों नहीं कहते हो? सांप्रदायिक बिल की बात करते हो, अल्पसंख्यक ठीक है रत्ना सिंह जी, सवाल ये भी लोगों को जानना ठीक है। रत्ना सिंह जी आप अपनी बात पूरी करें। सवाल ये भी रत्ना जी सवाल ये भी वो ये कह रहे हैं कि साहब आप अपनी सुविधा अनुसार उसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं और आपके आंकड़े जमीन से मैच नहीं खाते जो आप विकास की बात कर रहे हैं। रत्ना जी देखिए, कहने की बात है कि जिनको विकास दिखता नहीं वो दिखेगा नहीं कभी भी, जो देखना नहीं चाहेंगे वो कभी दिखेगा नहीं, क्योंकि इनको विकास से कभी मतलब रहता नहीं। इनको
इनको कभी शांति से मतलब नहीं रहा। आज ये असम वहां बैठकर असम के बारे में नहीं सोच सकते, ना कह सकते हैं। आज मैं कहना चाहूंगी कि मनमोहन सिंह राज्यसभा के लिए यहाँ से ही वो रिप्रेजेंट करते थे असम में, और कितने बार आए हैं। आज तो प्रधानमंत्री मोदी 7 टाइम इंडिया में असम में आते हैं। और मैं कहना चाहूंगी कि इनके नेता जो राहुल गांधी जो सपना देखते हैं प्रधानमंत्री बनने का, उन्होंने 2022 में एक ट्वीट किया था कि इंडिया कंप्राइजेस फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू केरल और गुजरात टू आपका वेस्ट बंगाल। वो अपने पूरे नॉर्थ ईस्ट और असम को भूल जाते हैं, और इनके नेता सपना देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का और असम को और नॉर्थ ईस्ट को भूल ही जाते हैं। तो सोचिए कि कांग्रेस की मतलब मानसिक स्थिति क्या है, इनकी स्थिति ऐसा है। दीपक जी, सवाल ये उठता है कि मौजूदा विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने की बात या सत्ता वापसी की बात को लेकर कहां पे स्थिति खड़ी दिखाई पड़ रही है? दीपक जी, मुझे देखिए, जहां तक बीजेपी का जो मेन वो है इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी जो कह रहे हैं कि वो ये जमीन पे दिख भी रहा है, उनका है मेन थिंग इज डेवलपमेंट। फिर उसके साथ साथ क्योंकि ये मामला उठता है, क्योंकि इसे इलेक्शन इशू बनता है हमेशा विदेशी इशू, तो उन्होंने ये भी कह दिया कि हम वो लव जिहाद का भी नाम ले लिया कि हम ये प्रोटेक्ट करेंगे लोकल लोगों को। पर जहाँ तक उसकी बात है, जो मेन जो मुद्दा है वो इनका डेवलपमेंट का है, जिससे लोग बहुत खुश हैं। सिर्फ असम के ही नहीं, मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। मैंने 50 साल से मैं खुद देखा नॉर्थ ईस्ट, एक फ्लाइट चलती थी दिल्ली से, कनेक्टिविटी से लेकर तमाम चीजों का कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कम्युनिकेशन, आप रेलवेज, हाईवेज, आप कुछ भी देख लीजिए, कॉमर्स देख लीजिए। आप आज की तारीख में दिल्ली से मिजोरम आप बाई ट्रेन जा सकते हैं, आप दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल में आप जा सकते हैं। बीजेपी जो है अपने रिपोर्ट कार्ड पे एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की बात कर रही है और दावा करी। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक उस पार कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पश्चिम बंगाल में सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। नामांकन से लेकर गठबंधन, आरोप प्रत्यारोप से लेकर सड़क पर उतरते कार्यकर्ता, हर मोर्चे पर राजनीति गर्माती हुई है। बीजेपी सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही है तो उधर टीएमसी बाहरी वोटरों का मुद्दा उठा रही है, तो कांग्रेस अपने ही घर में कलह से जूझती हुई दिखाई पड़ रही है। इस बीच चुनावी प्रक्रिया को लेकर विवाद अब अदालत तक लगातार बना हुआ है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आज SIR को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। सभी दल जनता को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। राजनीतिक दल घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं कई नेता रोड शो कर जनसंपर्क कर रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने अपना नामांकन दाखिल किया। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने प्रदेश में भाजपा की जीत का दावा किया, तो वहीं आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने AIMIM के साथ अपने गठबंधन पर भरोसा जताया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बीजेपी पर बाहरी वोटर प्रदेश में लाने का आरोप लगाया है। हमारा राज्य की मुख्यमंत्री इतना सेवा किया है, उसको तो पार्टी बोलकर कुछ रहेगा नहीं। 4 तारीख का बाद तृणमूल कांग्रेस हार गई, बोले तृणमूल कांग्रेस पूरा देश भर में आवाज उठी, 4 मई दी गई। जो 4 मई तक जो रिजल्ट आएगा ऑफिशियली, उतने दिन सबको पता मिल जाएगा ये दोनों भाई मिलके इनको क्या एक्सेप्टेंस है बंगाल का आम जनता को। बंगाल में अपनी हार की आशंका को देखते हुए बीजेपी बाहर से वोटर ला रही है और असली वोटरों को हटा रही है। इसके अलावा जिन इलाकों में बीजेपी को कुछ वोट मिले थे और जहां अब टीएमसी जीत की ओर बढ़ रही है, वहां बीजेपी NIA को लगाकर लोगों को नोटिस भेज रही है। पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। 294 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही पार्टी के भीतर विरोध तेज हो गया है।
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय विधान भवन के बाहर नाराज कार्यकर्ता और समर्थक धरने पर बैठ गए। इस दौरान दूसरे गुट के साथ उनका विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते झड़प और फिर हाथापाई में बदल गया। हंगामे के दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हंगामे ने चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फॉर्म 6 को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर तृणमूल द्वारा किए गए हंगामे के चलते कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। स्ट्रैंड रोड इलाके में बीएनएस की धारा 163 के दायरे को और बढ़ा दिया गया है। सीईओ कार्यालय के सामने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन या हिंसक घटना की आशंका के चलते कोलकाता पुलिस ने ये कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एपिलेट ट्रिब्यूनल अब नए दस्तावेज भी स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वो उन दस्तावेजों की सच्चाई और प्रामाणिकता जांचे जाने के बाद ही कर सकते हैं। एपिलेट ट्रिब्यूनल वो ट्रिब्यूनल होंगे जो मतदाता सूची से किसी का नाम हटाए जाने या न डालने के खिलाफ अपील सुनेंगे। बुधवार को चुनाव आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि 19 एपिलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, जिसमें हाईकोर्ट के पूर्व जज हैं। एपिलेट ट्रिब्यूनल वाले जजों के लिए ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और गुरुवार से ट्रिब्यूनल में सुनवाई शुरू हो जाएगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पत्र के जरिए कोर्ट को ये भी बताया गया है कि मतदाता सूची में शामिल करने के लिए लगभग 47 लाख दावे न्यायिक अधिकारियों की ओर से निपटाए जा चुके हैं। बाकी बचे दावों को 7 अप्रैल तक निपटा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संतुष्टि जाहिर की है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ हमारी टीम नहीं जीती, पूरा देश जीत गया। उस पल हर खिलाड़ी और हर देशवासी गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन ये जीत अचानक नहीं आई। वर्ल्ड कप के दौरान कोच और हमारा सपोर्ट स्टाफ हर टीम के आंकड़े और स्टैट्स इकट्ठा करते थे। इन्हीं आंकड़ों से हम रणनीति बनाते थे और फिर मैदान पर उतरकर उसे सच कर दिखाते थे। ठीक इसी तरह देश में जनगणना 2027 शुरू होने वाली है। जब एन्यूमरेटर आपके घर आए, उनका स्वागत करें। वो आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, आपके जवाबों से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े। फिर इन्हीं आंकड़ों के आधार पर देश बनाएगा नीतियाँ और योजनाएं, ताकि हर जन तक पहुँचे प्रगति और विकास। इसीलिए जब एन्यूमरेटर आपके घर आए तो उन्हें सही और सटीक जानकारी जरूर दीजिए, क्योंकि जैसे सही रणनीति से मैच जीता जाता है, वैसे ही सही आंकड़ों से देश आगे बढ़ता है। हमारी जनगणना, हमारा विकास। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसात, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ, स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले सच सच MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है और आज से 65 साल पुराना इनकम टैक्स कानून भी बदल गया और नया इनकम टैक्स कानून 2025 लागू हो गया है। इस नए कानून में क्या है खास बातें, इसके प्रावधान क्या है, आइए आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं कि किस तरीके से तमाम बड़े बदलाव यहाँ पे आए हैं। इनकम टैक्स नए कानून में किस प्रकार से इसमें बदलाव है, इसमें लागू किया गया। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह ये नए कानून ने ले ली है और आज से नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल शुरू हुआ है, तो आज से ये लागू हो चुका है। इसको सरलीकरण और संक्षिप्त यानी छोटा बनाया गया है ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ सके।
अब प्रचलित प्रावधान इससे हटा दिए गए। ऐसे जो तमाम गैर जरूरी व्यवस्थाएं थी उनको एक तरीके से हटाया गया है। और क्या किया गया आपको अगले स्लाइड में बताते हैं और आपको बताएं कि प्रावधानों की स्पष्टता की गई है। जो कई बार थोड़ा सा गोलमोल सी बात होती थी, आम व्यक्ति को समझ नहीं आती थी, उसकी स्पष्टता आई है। आधुनिक कानूनी भाषा को इसमें शामिल किया गया है। डिजिटल एकीकरण के माध्यम से इसको पूरी ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं ताकि ये बहुत सीमलेस तरीके से काम कर सके। इसके साथ साथ फेसलेस मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। चिट्ठी पत्री कम होगी और सीधे तौर पे पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार पे नकेल लगेगी। फाइलिंग व्यवस्था में बहुत सुधार होगा, ये बहुत जल्दी और त्वरित होगी। मुकदमेबाजी की कमी होगी क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी, तो ऐसे में ज़्यादा मुकदमेबाजी की गुंजाइश भी होती हुई यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। तो ये इनकम टैक्स कानून के लागू होने से कई प्रकार के बड़े बदलाव हुए। पारदर्शिता में वृद्धि होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ने से सीधे तौर पे फायदा आम लोगों को होगा, देश के नागरिकों को होगा। वैश्विक तालमेल भी, अगर किसी व्यक्ति की कोई वैश्विक आय है, उसकी कोई वहाँ पे संपत्ति है, तो उसके साथ भी एक मेलजोल की दोहरे कराधान से बचना है, किस प्रकार के नियम है, उस प्रकार की व्यवस्थाएं भी इस नए कानून में की गई हैं। डिजिटल परिसंपत्तियों पर भी कर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि आखिर कैसे इसको किया जा सकता है। उन तमाम बातों का जिक्र भी इस नए कानून के माध्यम से किया गया है। इसके साथ साथ किस तरीके से बदलाव हुए हैं, नए IT एक्ट के बड़े बदलाव क्या हैं, इसको समझने की जरूरत है। रिटायरमेंट के फंड में जो कि कई बार PF और NPF के माध्यम से होता है, उसमें अगर 60.5 लाख से ज़्यादा का योगदान जो है किया गया है, तो ऐसे उस 7.5 लाख से ज़्यादा पे वहाँ पे टैक्स लगेगा। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो जब आपको ये पैसा उस 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा योगदान का मिलता है तो ऐसे पे उस पर टैक्स लगेगा। ये एक बड़ा बदलाव हुआ। अगला क्या बदलाव हुआ है उसका भी जिक्र करते हैं। आपको बताते हैं कि कंपनी एकोमोडेशन की वैल्यू फिक्स की गई है, यानी कंपनी के द्वारा जो घर देने की बात है HRA के माध्यम से, उसकी वैल्यू फिक्स की गई है और शहर की आबादी से ये वैल्यू तय होगी। 40 लाख तक की आबादी, उससे ऊपर की आबादी और 15 से 40 लाख तक की आबादी, इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरीज के आधार पर शहरों की आबादी से उसको वैल्यूशन को तय किया जाएगा। बड़े शहरों में लीज पर लिए गए घर के लिए भी नियम अलग होंगे। कई कंपनीज होती हैं लीज पे मकान लेकर अपने कर्मचारी को देती हैं, उसके लिए अलग प्रकार के नियम किए गए हैं और उसमें स्पष्टता दी गई है। ऑफिस कार का अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर फिक्स मंथली टैक्स वैल्यू एक तरीके से तय किया जाएगा और कार की वैल्यू यानी कि वो कार कितनी बड़ी है, कितने सीसी इंजन की है, पेट्रोल डीजल की, उस आधार पर उसके तमाम कैटेगरीज को बनाया गया है जिसके आधार पर यह तय होगा। साल भर में त्योहारों के लिहाज से गिफ्ट्स की लिमिट 15,000 कर दी गई है, काफ़ी बढ़ा दी गई है। पहले बहुत कम होती थी, इसको बढ़ाकर एक तरीके से आम लोगों को फायदा मिला है। ऑफिस में प्रतिदिन 200 रुपए तक का जो खाना होगा वो टैक्स फ्री होगा। जो कूपन मिलते हैं, कैंटीन में खाते हैं, इस प्रकार का जो 200 रुपए तक का जो वाउचर होता है वो अपने आप में टैक्स फ्री होगा प्रतिदिन के लिहाज से, ऑफिस के माध्यम से अगर दिया जाता है। एम्प्लॉयर के लिए लोन पर टैक्स भी लगेगा। अगर एम्प्लॉयर से आप लोन ले रहे हैं उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन इसमें बड़ी राहत यह है कि 2 लाख रुपए तक के लोन पर कोई टैक्स नहीं है और अगर गंभीर बीमारी के लिए लोन लिया गया है तो वो भी टैक्स फ्री होगा। तो ये 2 प्रावधान भी है, लेकिन एम्प्लॉयर के द्वारा अगर टैक्स लिया जा रहा है तो उस पर भी नियम रहेंगे। टैक्स फ्री इनकम से जुड़े खर्चों पर नियम बदल गए हैं कि जो अपने आप में कई प्रकार के लाभांश लोग प्राप्त करते थे, वो एक तरीके से उनकी इनकम होती थी, उसकी एक सीमा तय की गई। अगर उस पर एक बड़ा लाभांश प्राप्त हो रहा है तो उस पर भी अब नियम बदल दिए गए हैं, उस पर भी टैक्स की व्यवस्था होगी। विदेशी डिजिटल बिजनेस पर जो सीमा है वो 2 करोड़ रुपए तय कर दी गई है। उसके बाद एक अलग प्रकार के नियम है और उनके नियमों के आधार पर ही टैक्स का फिक्सेशन होगा, उसकी एक तरीके से वैल्यूएशन किया जाएगा। तो ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण कई प्रकार के बदलाव हैं जो आज 1 अप्रैल से लागू हो गए। HRA जो हाउस का जो रेंट होता है, HRA में बदलाव किए गए हैं। बड़े शहर में ये 50% है, छोटे शहरों में ये 40% क्लेम तक कर सकते हैं और बड़े छोटे शहरों की जो परिभाषा है वो एक तरीके से आबादी के आधार पर तय की गई है। तो ये भी बदलाव अपने आप में किया गया है और टोटल सैलरी का 10% या उससे कम, जो भी ज़्यादा कम होगा उस प्रकार का फिक्सेशन किया जाएगा। तो ये बेहद अपने आप में बड़े बदलाव इनकम टैक्स के तहत लगातार किए गए हैं। तो इन बदलावों के साथ में किस प्रकार से व्यवस्थाएं बदल गई हैं ये आम लोगों को जानना भी जरूरी था। अगली खबर की ओर बात करते हैं और बात संसद की करते हैं। संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा में जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 चर्चा के बाद पास हो गया। इसका उद्देश्य छोटे मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर उसमें जेल की सजा खत्म करना और उसकी जगह जुर्माना लगाना। तो उधर राज्यसभा में CAPF सामान्य प्रशासन संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। बजट सत्र का ये दूसरा चरण अब अपने अंतिम समय में है और कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद भी केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सफल रही है।
संसद के बजट सत्र में बुधवार को दोनों सदनों में काफी कामकाज देखने को मिला, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते प्रश्नकाल नहीं चला और सदन को दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। दोपहर बाद लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद पारित किया गया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य छोटे मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर उनमें जेल की सजा खत्म करना और उसकी जगह जुर्माना लगाना है। इस बिल के अन्य प्रावधानों को देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना है। यह बिल 23 मंत्रालयों के तहत 79 केंद्रीय कानूनों में संशोधन करता है। कुल 784 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है। इनमें से 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाया जा रहा है। 67 प्रावधान नागरिकों का जीवन आसान बनाने से जुड़े हैं। अपराध के अनुसार जुर्माना और सजा को तर्कसंगत किया जाएगा। सरकार का फोकस दंडात्मक से भरोसे आधारित शासन की ओर है। तो इससे ग्रेडेड रिस्पॉन्स, जिससे व्यक्ति को सुधारने का मौका मिले, एक कल्चर विश्वास का बनाना, अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट, जो भय के आधार पर नहीं हो लेकिन कर्तव्य के आधार पर हो, ये इस कानून में सोच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। राज्यसभा में दोपहर बाद एक महत्वपूर्ण विधेयक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा के बाद पारित किया गया। इस विधेयक का मुख्य प्रावधान भर्ती और पदोन्नति प्रक्रियाओं को पारदर्शी और एकरूप बनाना है। पहले भर्ती प्रक्रिया को अधिक सक्षम और समयबद्ध बनाने के लिए किए गए सुधारों के परिणाम स्वरूप जहां पहले भर्ती प्रक्रिया में लगभग 1.5 से 2 साल वर्ष लगते थे, उलझी हुई प्रक्रिया होती थी, वहां अब सुगम हुई है प्रक्रिया। प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार किए गए हैं। प्रशिक्षण सुधार और आधुनिकीकरण के कारण आज हमारी सीएपीएफ बहुत सशक्त बनी है। लोकसभा ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 को भी पारित कर दिया है। यह विधेयक आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में संशोधन करता है और अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। महोदय, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2004 के अनुसार उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नई राजधानी होगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने 23/4/2015 की अधिसूचना द्वारा अमरावती को राजधानी शहर के रूप में नामित किया। बजट सत्र के दूसरे हिस्से में नए वित्त वर्ष के लिए बजट को मंजूरी भी दी गई है। बजट सत्र 2026 अब आखिरी पड़ाव पर है। मात्र एक दिन शेष बचे हैं और सरकार अपने एजेंडे पर कायम है। विपक्ष हाय तौबा भले ही मचा रहा हो, लेकिन संसद के इस बजट सत्र के पहले हिस्से और दूसरे हिस्से दोनों में विपक्ष के हंगामे के बावजूद सत्ता पक्ष ने खूब कामकाज निपटाया और अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सत्ता पक्ष को संसद से कामयाबी हाथ लगी। कैमरामैन गौरव गिरी और अपने सहयोगी ऋषि कुमार अनुज यादव के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। लोकसभा ने आईबीसी यानी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस कानून का उद्देश्य दिवालियापन मामले को जल्दी और आसान तरीके से सुलझाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि आईबीसी का मकसद कंपनियों को बंद करना नहीं, बल्कि उन्हें मुश्किलों से निकालकर दोबारा खड़ा करना है ताकि वे फिर से काम कर सके। IBC was not brought with an intention of liquidating companies. It was brought in to address the stress that the companies are facing and give a resolution which will make them come back to some form and then attain the status in which they were earlier run, with quite a few guardrails, in that the defaulting promoter doesn't come back through the back door. So in this current set of amendments, we want to bring in expeditious admission of insolvency applications. भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पूर्व टेनिस स्टार खिलाड़ी लिएंडर पेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। अपने पोस्ट में उन्होंने बताया कि लिएंडर पेस के साथ मेरी एक बहुत अच्छी बैठक हुई।
भारत को टेनिस के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है। हमने कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। खेलों और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनका जुनून सचमुच काबिल तारीफ है। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ हमारी टीम नहीं जीती, पूरा देश जीत गया। उस पल हर खिलाड़ी और हर देशवासी गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन ये जीत अचानक नहीं आई। वर्ल्ड कप के दौरान कोच और हमारा सपोर्ट स्टाफ हर टीम के आंकड़े और स्टैट्स इकट्ठा करते थे। इन्हीं आंकड़ों से हम रणनीति बनाते थे और फिर मैदान पर उतरकर उसे सच कर दिखाते थे। ठीक इसी तरह देश में जनगणना 2027 शुरू होने वाली है। जब एन्यूमरेटर आपके घर आए, उनका स्वागत करें। वो आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, आपके जवाबों से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े। फिर इन्हीं आंकड़ों के आधार पर देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं, ताकि हर जन तक पहुंचे प्रगति और विकास। इसीलिए जब एन्यूमरेटर आपके घर आए तो उन्हें सही और सटीक जानकारी जरूर दीजिए, क्योंकि जैसे सही रणनीति से मैच जीता जाता है, वैसे ही सही आंकड़ों से देश आगे बढ़ता है। हमारी जनगणना हमारा विकास। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। देश में जनगणना 2027 के पहले चरण की आज से शुरुआत हो गई है। ये देश की पहली डिजिटल जनगणना है, जिसमें मोबाइल ऐप और सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। पहले चरण में घरों और सुविधाओं से जुड़ी हुई जानकारी जुटाई जा रही है। किस तरीके से, देखिए इस रिपोर्ट में। न घर आने वाले बाबू का इंतजार, न कागज की जरूरत, महज एक क्लिक और आपकी पूरी डिटेल ऑनलाइन जारी। देश में जनगणना 2027 का आगाज हो गया है। खास बात यह है कि पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है। इस बार लोगों को स्वगणना की सुविधा मिली है। जनगणना के पहले चरण में घरों और सुविधाओं की डिटेल भरी जा रही है। सिक्किम और ओडिशा में जनगणना ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंबमपति ने भुवनेश्वर में अपनी स्वगणना ऑनलाइन पूरी की और सभी से ऐसा करने का आग्रह किया, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि जनगणना में हर घर की गिनती हो। As the first citizen of Odisha, I have fulfilled my duty by completing my self-enumeration, and I urge each one of you to do the same. This important national exercise forms the foundation for planning and development. Therefore, your participation in the house listing phase will ensure that every household is counted and represented. ओडिशा में स्वगणना की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, जो 15 अप्रैल की आधी रात तक जारी रहेगी। सभी नागरिक स्वगणना पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी भर सकते हैं। उधर सिक्किम में भी जनगणना की शुरुआत हो गई है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने भी जनगणना 2027 के तहत स्वगणना की प्रक्रिया शुरू की। माथुर और तमांग ने राज्य जनगणना निदेशालय के अधिकारियों की मौजूदगी में लॉन्च किए गए ऑनलाइन जनगणना पोर्टल के जरिए यह प्रक्रिया पूरी की। जनगणना 2027 दो चरणों में हो रही है। पहला चरण हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना के रूप में जाना जाता है और दूसरा चरण जनसंख्या जनगणना है। पहले चरण में मकान या भवन से जुड़े ये सवाल पूछे गए हैं। भवन संख्या, जनगणना मकान संख्या, फर्श की मुख्य सामग्री, दीवार की मुख्य सामग्री, छत की मुख्य सामग्री, मकान का उपयोग और मकान की स्थिति के बारे में पूछा गया है। इससे पहले जनगणना के आंकड़े कागज पर दर्ज किए जाते थे और फिर उन्हें डिजिटलाइज किया जाता था, जिसमें काफी वक्त लगता था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी आज राष्ट्रपति भवन में भारत सरकार की जनगणना 2027 पहल के तहत स्वगणना प्रक्रिया में भाग लिया। राष्ट्रपति ने आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने परिवार और आवास से संबंधित विवरणों को स्वयं दर्ज किया।
उनके साथ केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसी क्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी उपराष्ट्रपति भवन में जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए ऑनलाइन फॉर्म भरा। उपराष्ट्रपति ने देशवासियों से अपील की है कि वे स्वगणना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान आधिकारिक वेब पोर्टल census.gov.in पर जाकर अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज करें। इस दौरान भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण भी उपराष्ट्रपति के साथ मौजूद रहे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए ऑनलाइन फॉर्म भरा है। जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि मैंने अपनी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर ली है। आज जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत हो रही है, जो मकानों की सूची बनाने और आवास संबंधी कार्यों से जुड़ा है। ये पहली बार है कि जब जनगणना के लिए डेटा संग्रह डिजिटल माध्यमों से किया जा रहा है। ये भारत के लोगों को अपने घर परिवार का विवरण स्वयं दर्ज करने का अधिकार भी देता है। मैं भारत के लोगों से अपील करता हूं कि वे अपने घर परिवार का विवरण स्वयं दर्ज करें और जनगणना की प्रक्रिया में भाग लें। मध्य पूर्व एशिया में संकट के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में उपजी उथल पुथल के बीच केंद्र सरकार ने देशवासियों को इसके प्रभाव से बचाने के लिए कई ठोस फैसले लिए हैं। सरकार ने जहां एविएशन टरबाइन फ्यूल में वैश्विक वृद्धि के बावजूद घरेलू नियमित उड़ानों के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी को 25% तक सीमित कर दिया है, तो वहीं देश में घरेलू एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल पुथल के बीच केंद्र सरकार ने आम यात्रियों और घरेलू विमानन क्षेत्र को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने घरेलू एयरलाइंस के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी को 25% तक सीमित कर दिया है, जबकि वैश्विक स्तर पर इसकी कीमतों में 100% से अधिक की बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही थी। इसके तहत घरेलू एयरलाइंस के लिए एटीएफ की कीमत में लगभग 25% यानी 15 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस कदम का उद्देश्य हवाई किराए में अचानक भारी वृद्धि से यात्रियों को बचाना है। This intervention, which is announced today, will effectively make sure that this thing, either the airlines will now recalibrate their pricing and then and pull back the fuel surcharges, or they will calibrate it in such a way that, but the calculation is such that it will not lead to further additional surcharges. So yeah, and obviously consequently not passed on to the passengers. वहीं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में घरेलू गैस की कीमतों को स्थिर रखने के साथ साथ आपूर्ति को भी पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने अगले 2 महीनों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति भी सुनिश्चित कर ली है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में अस्थिरता से घरेलू उपभोक्ताओं को बचाने के लिए भारत सरकार ने उत्पादन शुल्क में कमी की, ताकि उपभोक्ताओं पर कीमतों में वृद्धि का बोझ न पड़े। लगभग 2 महीने पहले जो ब्रेंट $70 पर बैरल की रेंज में चल रहा था, वो आज $100 के ऊपर पहुंच चुका है। इसके बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल डीजल की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव मनिंदर कौर द्विवेदी ने आगामी खरीफ सीजन के लिए मंत्रालय द्वारा की गई तैयारी पर जानकारी दी। राज्यों के समन्वय से किए गए आकलन से पुष्टि हुई है कि इस खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध हैं। बीज की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। जो राज्यों के साथ आकलन किया गया है, इस खरीफ में 166.46 लाख क्विंटल के बीज की आवश्यकता होगी। तो जैसे कि इसमें पीपीटी में दर्शाया गया है, सभी जितने भी मेन फसल हैं, जितने भी प्रमुख फसल हैं, उनका पर्याप्त बीज उपलब्ध है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में ना ही पेट्रोलियम उत्पादों की कमी है और ना ही एलपीजी की कोई कमी है। सरकार ने लोगों से मनगढ़ंत अफवाहों से दूर रहने और सिर्फ प्रमाणित जानकारी ही साझा करने की अपील की है। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात जीएसटी कलेक्शन की। पिछले वित्त वर्ष 2026 का आखिरी महीना जीएसटी कलेक्शन के मामले में धमाकेदार रहा।
ऐसा इसलिए क्योंकि मार्च में जीएसटी कलेक्शन 8.8% से अधिक बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले साल मार्च में 1,83,845 करोड़ था। ये जीएसटी कलेक्शन 10 महीने में सबसे अधिक रहा। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें तो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 8.3% बढ़कर 22.27 लाख करोड़ हो गया है, जबकि नेट कलेक्शन 7.1% बढ़कर 19.34 लाख करोड़ रहा। हालांकि मार्च में सेस कलेक्शन -177 करोड़ रुपए रहा, जो अधिक रिफंड और समायोजन के कारण नकारात्मक हो गया। विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी कलेक्शन में यह लगातार बढ़त देश में मजबूत आर्थिक गतिविधि, बढ़ती खपत और बेहतर टैक्स अनुपालन को दर्शाती है। इससे पहले फरवरी 2026 में भी जीएसटी कलेक्शन 9.1% बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। इसी खबर के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।